As I'm the faculty of electrical department, so I'm taking this subject basic electrical engineering for the first year student, जो कि हमारे AKTU के कोर्स के अकॉर्डिंग हमारे फर्स्ट ईयर में इंट्रोड्यूस होता है। एंड पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि हम क्यों पढ़ते हैं ये सब्जेक्ट, क्या ज़रूरत है हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, और ये सब्जेक्ट हम हर एक ब्रांच के बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, बल्कि ये तो इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टडिंग दिस सब्जेक्ट इन बीटेक करिकुलम। तो अगर हम बात करें CSNIT के स्टूडेंट्स की, तो CSNIT के स्टूडेंट्स जब फर्दर कोडिंग करेंगे एंड प्रोग्राम्स लिखेंगे तो उनको फाउंडेशन पता होगी, तभी वो उस पर कोड कर सकते हैं। प्रोग्राम्स लिखते हैं, प्रोग्राम्स और कोड हम किसके लिए लिखते हैं? अगर आप वॉशिंग मशीन की बात करें, आप वॉशिंग मशीन को में AI प्लान करेंगे तो आपको वॉशिंग मशीन के बेसिक फंक्शनिंग जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उनकी वर्किंग के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बेसिक फाउंडेशन तैयार करते हैं कि इलेक्ट्रिकल के अंदर जो उसके अंदर यूज़ होने वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं और उसको हम आगे फर्दर अपने प्रोग्राम्स में कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की, तो इलेक्ट्रिकल और EC के लिए ये सब्जेक्ट आपके लिए लाइक फाउंडेशन है आपके नेक्स्ट ईयर्स के लिए, क्योंकि आप इसी सब्जेक्ट का आगे नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर्स में, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सिविल एंड मैकेनिकल की, तो दे पीपल ऑल्सो इंटरफेस दीज सब्जेक्ट्स इन देयर लाइफ। हैज़ सम सिविल इंजीनियर्स हैविंग टू प्लान देयर हाउसेस के अंदर सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स लगने हैं, तो उसके बारे में उनको अगर बेसिक्स पता होगी तो वो थोड़ा सा उनके लिए ईजियर हो जाएगा उसको डिज़ाइन करने में। तो अब ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने कंटेंट पे आते हैं। हमारा कंटेंट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मॉड्यूल 1 है दैट इज़ योर DC सर्किट्स। DC सर्किट्स मीन्स डायरेक्ट करंट सर्किट्स। अब डायरेक्ट करंट सर्किट्स के अंदर हमारे कौन कौन से कंटेंट्स आते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस की वर्किंग। हम 12th में भी पढ़ चुके हैं, अब इसको और इंजीनियरिंग लेवल में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव एंड एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, हम इसका कॉन्सेप्ट भी आगे गो थ्रू होंगे। वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस, क्या होते हैं वोल्टेज सोर्स, क्या होता है करंट सोर्स, क्या इनकी इंडिविजुअलिटी है, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट यूनिलिटरल एंड बायलिटरल एलिमेंट्स। ये किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल DC सर्किट्स के अंदर, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियरिटी एंड लीनियर नेटवर्क। एक कॉन्सेप्ट होता है लीनियर नेटवर्क का एंड लीनियरिटी का, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज द किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ सबसे पहले हमारा ओम्स लॉ इज़ द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एनी सर्किट। लेकिन उसके बाद में क्या ज़रूरत पड़ी कि हमको किरचॉफ्स लॉ की, वो हम इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे भी लेंगे। नेक्स्ट किरचॉफ्स लॉ के बाद में हम बात करेंगे लूप एंड नोडल मैथड ऑफ एनालिसिस। लूप एंड नोडल मैथड ऑफ एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किसी लूप के अंदर और किसी नोड पे हम कैसे अपने सर्किट की रीडिंग्स निकालते हैं, करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज की वैल्यू निकालते हैं, हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की, तो अगर स्टार और डेल्टा को हम डिस्कस करें तो स्टार डेल्टा हमारे कनेक्शंस होते हैं जिसको हम फर्दर यूज़ करते हैं कि कभी कभी हमको सर्किट दिया होता है स्टार में, डेल्टा में, ज़्यादातर इसको हम ट्रांसफार्मर के अंदर यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर इज़ कनेक्टेड इनटू स्टार डेल्टा। तो हियर वी गो थ्रू दैट कॉन्सेप्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके लिए हमने ये पूरा फाउंडेशन बिल्डअप किया दैट इज़ आर थ्योरम्स। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट से अपनी सुपरपोजिशन थ्योरम, अपनी थेवेनिन्स थ्योरम, अपनी नोडल थ्योरम, ये तीनों थ्योरम्स किस तरह से हम जो सर्किट्स बनाते हैं, सर्किट्स क्या होते हैं, जब कोई इक्विपमेंट या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है उसके अंदर एक सर्किटरी डिज़ाइन होती है, तो उनके अंदर कोई ना कोई थ्योरम्स के थ्रू उसमें अंदर करंट और वोल्टेज का फ्लो होता है। तो जब वो लोड से कनेक्टेड होते हैं तो उनको कैसे एनालाइज करते हैं उसके अंदर वोल्टेज और करंट की वैल्यू, वो हम इन थ्योरम्स के थ्रू हम जो है उस कॉन्सेप्ट को लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके फर्स्ट कंटेंट पे आए हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स। तो जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स की बात करते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक ये मैंने बनाया है, नॉर्मल सा सर्किट बनाया है जिसमें एक रेजिस्टेंस की वैल्यू लगाई है, ये इंडक्टर की वैल्यू है, ये कैपेसिटर की वैल्यू है। अभी ये तीनों सीरीज़ में लगे हैं। ये यहाँ पे हमारा एक वोल्टेज सोर्स है,
इससे कनेक्टेड है। तो इस तरह की जो सर्किटरी होती है जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। अब इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, एल किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, एंड सी किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, तो हमें इनके रिस्पॉन्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। और इस रिस्पॉन्स से हम अपनी फर्दर फीचर्स, जो हम अपनी वैल्यू निकालते हैं, वी की वैल्यू निकालते हैं या फिर हमारी करंट निकालते हैं, तो ये हम कैसे एनालाइज करते हैं, हम ये सब इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ रजिस्टर की, तो आप सभी लोगों ने कभी किसी इक्विपमेंट के अंदर इस तरह का कुछ डिज़ाइन देखा होगा जिसमें इस तरह से रियल पिक्चर ऑफ रजिस्टर इज़ लाइक दिस। इसके अंदर ये कलर कोडिंग होती है, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कलर कोडिंग क्यों होती है। ये इसकी रेटिंग डिफाइन करती है कि कितने रेटेड का है, किस जगह पे यूज़ होगा। अगर हम रजिस्टर की बात करें, 12th से हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि रजिस्टर इज एन पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। माइंड माय वर्ड, दिस इज एन पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट to create a resistivity or resistance in flow of electrical current. I mean to say that कि ये एक resistance create करता है। that अगर हम इसको लेमैन लैंग्वेज में बात करें या इन ईजियर लैंग्वेज में बात करें, तो दैट इज रजिस्टर इज विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रजिस्टर को हमेशा हम लोग जो डिफाइन करते हैं, जो इसकी डेफिनेशन है, ये कहती है कि ये अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। तो दैट मीन्स जब ये इसको अपोज कर रहा होगा, करंट फ्लो होना चाहता है और वो उसको अपोज कर रहा है, तो उस ड्यूरेशन पे, उस टर्मिनल पे कुछ हीट जनरेट होती है, दैट इज द लॉस ऑफ करंट। उस चीज़ का कैलकुलेशन हम करते हैं कि कितनी रेटिंग का रजिस्टर लगा है, उसकी वजह से हमारा कितना लॉस ऑफ करंट होगा। तो रजिस्टर इज डिफाइंड हैज विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, एंड जो करंट वो अपोज करता है वो चेंज हो जाती है किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। जो अपोजिशन वाला करंट होता है वो दैट इज द लॉस ऑफ करंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडक्टर की बात करें, तो इंडक्टर के अंदर हम लोगों ने 12th में भी पढ़ा था, इंडक्टर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोइंग थ्रू इट इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी। यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडक्टर जो है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कन्वर्ट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो थ्रू इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी। दैट मीन्स कि ये एक हमारी कॉपर की स्पाइरल है, एक कॉपर स्पाइरल है किसी कोर के ऊपर। जब एक कॉपर स्पाइरल है किसी कोर के ऊपर, इन दैट कंडीशन जब उसके अंदर किसी भी तरह का हम करंट फ्लो कराते हैं, तो ये इसके अंदर एक चार्ज क्रिएट हो जाता है। जैसा कि मैंने इस डायग्राम में भी आपको शो करने की कोशिश की है कि ये हमारा एक स्पाइरल है, ये स्पाइरल जो है दैट इज कॉल्ड द इंडक्टर। जब इसके अंदर से हम आए करंट फ्लो कराते हैं, करंट हमारा फ्लो करता है, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो एक फ्लक्स जनरेट होता है। दैट फ्लक्स में आपका कुछ तो म्यूचुअल इंडक्शन करता है, कुछ सेल्फ इंडक्शन करता है। दैट मीन्स कि कुछ तो वेव फॉर्म्स हमारी बाहर दूर चली जाती हैं और कुछ इसी के अंदर घूम के आ जाती हैं। तो ये जो है इसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड EMF, एंड फर्दर इट इज कैलकुलेटेड हैज वोल्टेज। इसको हम अगर बात करें, इस पैसिव डिवाइस की बात करें, एन इंडक्टर इज अ पैसिव डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इंडक्टर क्या होता है, एक ऐसी पैसिव डिवाइस है। अगेन इट इज अ पैसिव डिवाइस। ओके, प्रीवियसली हमने पढ़ा रजिस्टर भी एक पैसिव डिवाइस था। इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर भी एक पैसिव डिवाइस है। और जो इंडक्टर है वो क्या कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है एनर्जी। किस फॉर्म में स्टोर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर कर रहा है। जब किसी कॉइल के अंदर से करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और वो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो रहा है एनर्जी के फॉर्म, एनर्जी जो कि मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके कैपेसिटर्स की, इफ आई टॉक अबाउट द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर इज ऑल्सो ए पैसिव डिवाइस। आपने ये कंपोनेंट, आप अगर कभी गलती से आपके घर का कोई इक्विपमेंट ख़राब हो जाए,
या फिर कोई छोटा सा जैसे समटाइम्स होता है चार्जर खराब हो जाता है या फिर कोई सर्किटरी खराब हो जाती है, तो कभी उसको खोल के देखना, उसके अंदर आपको कैपेसिटर भी मिलेगा, इंडक्टर भी मिलेगा और उसके अंदर आपको रजिस्टर्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों को करते रहना चाहिए, जिससे कि हमको पढ़ने में और मज़ा आएगा, कि कभी कभी हमारे घर के जो इक्विपमेंट्स खराब हो जाते हैं उनको हमको खोल के देखना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर भी एक पैसिव डिवाइस है। अब क्या डिफरेंस है इंडक्टर और कैपेसिटर में, जहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। 12th में भी हम इस टॉपिक के थ्रू गए हैं और अभी भी हम जा रहे हैं। द रीज़न इज दैट दिस इज द फाउंडेशन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल। जब हम बात करेंगे कैपेसिटर इज अ पैसिव एलिमेंट दैट स्टोर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या करता है? स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज, बट नॉट इन अ मैग्नेटिक फॉर्म, इट स्टोर इन अ इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर्म। यहां पर कैपेसिटर जो स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में करता है, इंडक्टर जो स्टोर करता है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में करता है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, माइंड इट। अगर हम एनर्जी स्टोर ऑफ कैपेसिटर की बात करें, दैट इज 1/2 ऑफ, ऑलवेज इट इज 1/2 C इंटू वी स्क्वायर। यहां पर जो C है, C कैपेसिटर को हम इस तरह से भी इंडिकेट करते हैं, ये दो प्लेट्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस ऑफ C इज व्हाट? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। मतलब कि इन दो प्लेट्स के बीच में चार्ज होल्ड करने की कितनी कैपेसिटी थी, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अगेन इफ वी टॉक अबाउट द V, V इज द अप्लाइड वोल्टेज। क्या वोल्टेज उस कैपेसिटर के ऊपर अप्लाई किया था, उस लेवल पे अगर हम बात करें तो हमारा स्टोर एनर्जी इन द कैपेसिटर हमेशा क्या होगी? 1/2 ऑफ C इंटू वी स्क्वायर होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, फर्स्ट टॉपिक वाज आवर इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज आवर कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव एंड एक्टिव एलिमेंट्स। तो जब हम पैसिव और एक्टिव एलिमेंट की बात करते हैं तो बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने एक आप लोगों के लिए रियल वर्ड से एक डायग्राम लाया है। ये एक बैटरी है, दिस इज एन बैटरी, ओके। ये हमारे लैंप्स हैं, दीज आर आवर लैंप्स। जब हम बात करेंगे बैटरी और लैंप्स में कौन एक्टिव है कौन पैसिव है, तो बैटरी क्योंकि चार्ज दे रहा है, जो दे रहा होता है या फिर किसी तरह से जनरेट कर रहा होता है या फिर डेवलप कर रहा होता है, वो हमेशा एक्टिव एलिमेंट होता है, क्योंकि वो एक्टिव है। वो किसी चीज़ को, कोई चार्ज को, कोई वोल्टेज को, कोई सोर्स को, कोई करंट को कुछ जनरेट कर रहा है जिसको वो आगे किसी को दे सकता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। जो हमारे लैंप्स हैं, जैसे कि हमारे बल्ब हो गए, जितने भी हमारे लोड्स हो गए, जैसे इसीलिए रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोज करता है, इसलिए वो पैसिव है। कैपेसिटर स्टोर कर रहा है, ना कि जनरेट कर रहा है, इसलिए वो पैसिव है। इंडक्टर ऑल्सो स्टोरिंग समथिंग, इट इज नॉट जनरेटिंग, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो द पैसिव एलिमेंट। तो इफ आई टॉक अबाउट कि यहाँ पे जो दोनों बल्ब हैं, ये दोनों भी हमारी स्टोर एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, इसलिए इसको हम जो कहेंगे, क्या कहेंगे हम इसको हम कहेंगे पैसिव एलिमेंट। जो एनर्जी को यूज करते हैं दे आर द पैसिव एलिमेंट्स, जो एनर्जी को जनरेट करते हैं दे आर द एक्टिव एलिमेंट। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ से मेरा कोई भी बच्चा इस बात पे कंफ्यूज कभी भी नहीं होगा कि क्या होता है एक्टिव एलिमेंट, क्या होता है पैसिव एलिमेंट। ओके, कम टू द सम टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो एक एक्टिव कंपोनेंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। कैसा कंपोनेंट है? विच सप्लाई द एनर्जी टू द सर्किट। जो भी किसी अब कैसे सप्लाई करते हैं हम, अगर मैं यहाँ पे एक सर्किट बनाती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर मैंने एक लोड लगा दिया, दिस इज R1 and this is R2 and here it is RL, this is the load resistance। load resistance मतलब कि मैंने कोई बल्ब लगा दिया है। this R1 and R2 is called internal resistance, जो किसी कंपोनेंट के अंदर खुद के लगे हुए रेजिस्टेंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो लोड साइड से रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड द लोड रेजिस्टेंस। अब इस पूरे में मुझे सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर एक सोर्स लगाना पड़ेगा, उस सोर्स की वजह से इस पूरे सिस्टम के अंदर करंट फ्लो करेगा। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मुझे एक वोल्टेज सोर्स मैंने अप्लाई कर दिया तो उसकी वजह से यहाँ पर आई फ्लो करेगा, इस पूरे सिस्टम के अंदर आई फ्लो करेगा। तो जो आई फ्लो करेगा वो
किसकी वजह से फ्लो कर रहा है? वोल्टेज सोर्स की वजह से, रजिस्टर की वजह से तो नहीं हो रहा है। रजिस्टर उसको यूटिलाइज कर रहा है, ऐसे इंडक्टर उसको यूटिलाइज करता है, कैपेसिटर उसको यूटिलाइज करता है। ओके, आई होप सभी को ये टॉपिक थोड़ा सा क्लियर हो गया हो। तो अगर एग्जाम्पल की बात मैं करूं तो एग्जाम्पल इज वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, जनरेटर्स, अल्टरनेटर्स जो हमारी कार में लगे होते हैं। कार के अंदर जो हमारे यहाँ जो जितना भी कार के अंदर हमारी लाइट्स जलती हैं या सर, उसमें एक छोटा अल्टरनेटर लगा होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड दैट नेवर बी कॉल्ड अ जनरेटर, इट इज कॉल्ड अल्टरनेटर। अगर हम बात करें और एक्टिव कंपोनेंट के एग्जाम्पल की, तो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स भी आपके एक्टिव कंपोनेंट्स में आते हैं, जैसे कि बायपोलर जंक्शन जिसको बीजेटी भी कहते हैं, मॉसफेट्स कहते हैं, एंड डायोड्स, जीनोडायोड्स, फोटोडायोड्स। ये सब क्या है? ये सब एक तरह से आपको सोर्स प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज़ वाई दे आर द एक्टिव कंपोनेंट। अगर मैं बात करूं पैसिव इलेक्ट्रॉन्स, पैसिव कंपोनेंट की, तो पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं जो कि अब इसको अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करेंगे, इफ आई टॉक इन अ टेक्निकल फॉर्म, तो पैसिव कंपोनेंट्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विच कैन ओनली रिसीव एनर्जी, ऑब्जर्व एनर्जी, ओके, डिसिपेट एनर्जी और स्टोर एनर्जी। ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल्ड पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट कभी भी सोर्स को जनरेट नहीं करते हैं, दे ओनली एब्जॉर्ब, स्टोर, डिसिपेट और दे कैन रिसीव एनर्जी। दे ऑल आर दैट कंपोनेंट्स कॉल्ड पैसिव एलिमेंट्स। अगर मैं पैसिव में आपके बात करूं कि पैसिव एलिमेंट्स कौन कौन से, इसके बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड ट्रांसफार्मर। एक बात बहुत बेसिक तौर पे मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, ट्रांसफार्मर कभी भी वोल्टेज जनरेट नहीं करता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। तो अगर आप सोचते हैं कि ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, नो, इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी जनरेटिंग स्टेशन से ही आती है, जनरेटिंग स्टेशन से वो सब स्टेशंस में आती है, सब स्टेशन से वो एरिया सब स्टेशंस पे आती है। एक्चुअली इट इज़ लॉन्ग प्रोसेस। किसी भी पास स्टेशन से पहले प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन से प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इन चारों डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस के बीच में हमारे बहुत सारे डिफरेंट जोन्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के यूज़र्स होते हैं, उनको उस अकॉर्डिंग उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। देन आपका जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो आपका आता है आपके पूरे, जैसे सपोज हम कानपुर की बात करें तो कानपुर का एक जोनल, एक मेन हब होगा जहाँ पे पूरी इलेक्ट्रिसिटी आएगी, जिस सब स्टेशन पे आएगी। फिर उस सब स्टेशन से जितने भी हमारे छोटे छोटे एरिया सब स्टेशंस हैं, वो उस सब स्टेशन से उन सब स्टेशंस पे जाएगा। आपने देखा होगा आपके गली के जब आप अपने घर में या अपने लेन के कॉर्नर पे भी एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, दैट इज़ योर, वो आपके एरिया को, आपके उन 10-50 घरों में ही सिर्फ प्रोवाइड करा रहा होगा वो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी। बाकी अगर मैं आगे बात करूं तो ये सब जो है एक सब स्टेशन से कनेक्टेड होते हैं और वहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती रहती है। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत जनरेट होती है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया ना, रजिस्टर क्या करता है, अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो क्या होता है जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो ट्रांसमिशन के ड्यूरेशन पे हमारा बहुत सारा लॉस हो जाता है। ठीक है, क्यों लॉस होता है? क्योंकि रजिस्टर क्या होता है, L अपॉन A, लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, कम टू द टॉपिक वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। अगर मैं बात करूं वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की, तो सबसे पहले मेरे को ये बताना चाहिए कि सोर्स क्या होता है। सोर्स क्या होता है? विच कन्वर्ट्स बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को या किसी तरह की केमिकल एनर्जी को या फिर किसी तरह की थर्मल एनर्जी को इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज को अगर कोई मीडियम किसी तरीके से या किसी फॉर्मेशन के तरीके से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर जाते हैं, दैट इज़ आवर सोर्स इन इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज। अगर हम इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में बात करें, सोर्स वो होता है, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे थर्मल हो या किसी और फॉर्म में। और फॉर्म में कैसे? सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ठीक है, वाटर हाइड्रो एनर्जी हो गई। तो ये जो डिफरेंट काइंड, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं तो इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में ये कहलाता है सोर्स। ओके, दिस सोर्स इज अ एक्टिव एलिमेंट। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज एन एक्टिव एलिमेंट नेटवर्क।
अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो एक आइडियल सोर्स होता है, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, एक आइडियल करंट सोर्स होता है। लेकिन जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है और आइडियल करंट सोर्स होता है, उसमें हम इसको हम आइडियल क्यों कहते हैं? आइडियल कंडीशन क्या होती है? आइडियल कंडीशन वो होती है जिसमें लॉस नहीं होता है। लेकिन कि वन थिंग इन योर माइंड, अगर कोई प्रैक्टिकली कर रहा है, अगर वर्क हैज़ बीन डन, तो देयर इज़ अ लॉस ऑफ एनर्जी। तो आइडियल कंडीशन सिर्फ हमारे स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, कम प्रैक्टिकल और के रीडिंग्स को कंपैरिजन करने के लिए कि क्या लॉस हुआ। जब हमें आइडियल पता होगा और प्रैक्टिकल वोल्टेज पता होगा, तब हम उससे माइनस करके ये फाइंड आउट करेंगे कि कितना लॉस हुआ। तो बेसिकली अगर आइडियल कंडीशन हम किसी भी टर्म में पढ़ते हैं, जैसे कि अभी आप अगर फर्दर आप नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल होगा दैट विल बी द ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर में भी अगर हम जाएंगे तो आइडियल ट्रांसफार्मर होगा, दैट इज नॉट फॉर, वो आपको कहीं पे लगा हुआ नहीं मिलेगा, दैट इज ओनली फॉर द स्टडी पर्पस। तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ आइडियल वोल्टेज सोर्स की और आइडियल करंट सोर्सेज की, तो दीज आर फॉर द स्टडी पर्पसेस। नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स एंड कंट्रोल्ड current sources. These are the sources which are practically used. नेक्स्ट अगर हम फर्दर बात करूंगी, जब हम वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे तो जैसे कि इस एक टर्मिनल, एक करंट यहाँ पे वोल्टेज ए टर्मिनल पे है और कोई वोल्टेज यहाँ बी टर्मिनल पे है, तो इन दोनों के बीच में अगर हम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे तो डैट इज़ वी ए बी। और जो ये वी ए बी है वो क्या है हमारा? अगर मैं आइडियल वोल्टेज की बात करूँ तो किसी भी टाइम पीरियड पे ये एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, मतलब कि हमारा कोई लॉस नहीं हो रहा है। बट अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो दिस कर्व हैज़ सम डिफरेंट पैरामीटर्स, जो डिफरेंट पैरामीटर्स की वजह से ये एक स्लोप फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर ये एक स्लोप फॉर्म कर रहा है। तो ये स्लोप फॉर्मेशन क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? वहाँ पर जितने भी रजिस्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनकी वजह से हमारे वोल्टेज का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम टेक्निकली वर्ड टू वर्ड बात करेंगे तो वोल्टेज सोर्स इज एन टू टर्मिनल डिवाइस दूज वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहाँ पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉन्स्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम इट। वो करंट जो भी उसके अंदर जो करंट ड्रॉन हो रहा है उस पर डिपेंडेंट नहीं है, उस पर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इन सच कंडीशन द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड आइडियल वोल्टेज सोर्स। जब आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उस कंडीशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है दैट इज व्हाट कि हैव जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब कि उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है तो कोई भी लॉस नहीं हो रहा, हम ऐसा मानते हैं, इसीलिए कोई लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर रजिस्टर लगा है तो डेफिनेटली हमारा वोल्टेज, पोटेंशियल वोल्टेज जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जाने में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा उसका। ओके, तो माइंड इट, जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाला टर्म है यहाँ पर क्या है कि अगर वोल्टेज सोर्स आइडियल है तो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? आर इंट विल बी जीरो। In that condition only that is an ideal voltage source. Okay. Next we talk about current source. अगर मैं ideal current source की बात करूं तो ideal current source, क्योंकि voltage source हो चाहे current source हो, ये दोनों independent sources हैं. These are not a dependent sources. An ideal current source is in a two-terminal circuit element which supply the same current. अभी बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमने बात किया था वोल्टेज की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं करंट की, विच सप्लाई द सेम करंट टू एनी लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस देयर टर्मिनल्स। मतलब कि ये जो दो टर्मिनल्स हैं इसमें ये जो लगा है दिस इज एन आर लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस मतलब कोई बल्ब लगा है, कोई ट्यूबलाइट लगी है, कोई इक्विपमेंट लगा है, जिसको हम लोड रेजिस्टेंस के फॉर्म में बात करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है टू कीप इन आवर माइंड, अगर किसी भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स यानी कि आइडियल करंट सोर्स में, आइडियल करंट सोर्स में क्या, आइडियल करंट सोर्स की बात करेंगे तो उसके अंदर अगर कोई रेजिस्टेंस लगा है तो दैट रेजिस्टेंस वैल्यू शुड बी, अगर वो आइडियल करंट है तो दैट रेजिस्टेंस वैल्यू शुड बी इनफाइनाइट। यहाँ से आर इंट की वैल्यू क्या आती है? इनफाइनाइट आती है। वोल्टेज सोर्स में जब हम बात करेंगे आर इंट जीरो, आइडियल करंट सोर्स की बात करेंगे आर इंट
इनफाइनाइट। ओके, अभी हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है किसके किसके बीच में, करंट और टाइम, या करंट और टाइम बोल सकते हैं, या फिर वोल्टेज के फॉर्म में। तो अगर वो आइडियल है तो जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आइडियल कंडीशन तो हमारी ये आती है, दिस इज आवर आइडियल कंडीशन, ये हमारी आइडियल कंडीशन का ग्राफ है। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, उसके अंदर कोई लोड रेजिस्टेंस लगा है जिसकी वजह से जो हमारा वैल्यू है प्रैक्टिकली लॉस हो रहा है, तो वो कर्व हमारा स्लोप चेंज हो रहा है। ओके ओके, कम टू द नेक्स्ट, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट। अगर हम बात करें यूनिलेटरल और बायलेटरल एलिमेंट्स की, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और यू कैन से दैट कि फाउंडेशन के लिए ये EKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत बार पूछा गया है 2 मार्क्स में, तो प्लीज़ मार्क इट हैज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इसका क्वेश्चन अक्सर 2 नंबर में पूछा जाता है कि यूनिलेटरल और बायलेटरल एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो यूनिलेटरल एलिमेंट्स, यूनि मीन्स सिंगल डायरेक्शन, यूनिलेटरल एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्शन प्रोवाइड करते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इन अ रिवर्स डायरेक्शन। बट अगर हम बायलेटरल एलिमेंट्स की बात करेंगे, हैज इज नेम सेज बायलेटरल, बाय मतलब देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, मतलब कि इसको रिवर्स एंड फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में कंडक्शन प्रोवाइड करते हैं। यूनिलेटरल एलिमेंट्स में क्या होता है कि ये जो कंडक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोवाइड करता है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये एलिमेंट्स जो हैं आपके क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। बायलेटरल में क्या होता है, हमारे कंडक्टिविटी जो है वो फॉरवर्ड में भी होती है और रिवर्स में भी होती है, इसीलिए वो बायलेटरल कहलाते हैं। अगर मैं बात करूँ यूनिलेटरल एलिमेंट्स की, तो यूनिलेटरल एलिमेंट्स फर्दर डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में, वन इज लम्प्ड एलिमेंट, अनदर इज distributive element. Lumped elements and distributive elements we explain it in a further class. Thank you so much. इसके बाद का कंटेंट जो हमारा मॉड्यूल 2 आएगा उसमें हम लोग लेंगे। थैंक यू सो मच।